दैट इज एक टॉपिक है क्या, एनर्जी मास रिलेशन। ठीक है, और एनर्जी मास रिलेशन के लिए आइंस्टीन जी ने एक इक्वेशन दी थी, दैट इज E इज इक्वल टू mc²। आपने बहुत बार ये इक्वेशन देखी और पढ़ी है, लेकिन कुछ लोगों को इसका मतलब नहीं पता है। तो देखिए क्या मतलब होता है ये E इज इक्वल टू mc² का, और कैसे ये एनर्जी आती है किसी भी चीज के पास। देखिए आइंस्टीन से पहले जितनी भी रिसर्चेस हो रही थी, मतलब जब आइंस्टीन साइंटिफिक वर्ल्ड में आए थे उससे पहले जितनी भी रिसर्चेस हो रही थी, उन रिसर्चेस का जो बेस था वो ये था कि हम ये क्लियर करें कि ये जितने भी मटेरियल्स हैं वो किस किस फॉर्म में हैं, क्या वो एनर्जी की फॉर्म में है या वो मास की फॉर्म में है। तो बाद में ये कैलकुलेट होकर आया कि ये मास और एनर्जी दोनों की ही फॉर्म में होते हैं। कुछ चीज़ें मास से बनी है, कुछ चीज़ें एनर्जी से बनी है। अगर मैं बात करूं एक वुड की तो वो मास से बनी हुई है, लेकिन अगर मैं उसको बर्न कर दूं तो मुझे उससे हीट मिलेगी, दैट इज वेव एनर्जी। ये सारी की सारी डिस्कशन चल रही थी और इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि हमेशा दो चीज़ों में हम पढ़ाई करते हैं, वो क्या हो गई, या तो मास हो गया या एनर्जी हो गई। लेकिन आइंस्टीन ने आके इस डिस्कशन को ही ख़त्म कर दिया और आइंस्टीन ने एक नया डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। वो ये था कि मास और एनर्जी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि मास और एनर्जी बोथ आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। आप जो बात बोल रहे हैं कि वुड को जला के मैंने हीट प्राप्त कर ली, वो कैसे जलाई, आपने मास को ही तो बर्न करके हीट बनाया है। तो आइंस्टीन ने कहा कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, आपने कहा मास को एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए हमने देख लिया, लेकिन एनर्जी को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइंस्टीन ने कहा कि जो स्टीम लिक्विड से बनी है, लिक्विड को आपने गर्म किया, उससे वो स्टीम बन गई, अब उस स्टीम को पकड़िए और ठंडा कर लीजिए, कंडेंसेशन, तो क्या वो वापस से लिक्विड नहीं बन जाएगी। तो वो जो अभी हीट की फॉर्म में चली गई थी उसको वापस से आपने मास में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि मास और एनर्जी बोथ आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, और उसका रिलेशन उन्होंने क्या दिया, E इज इक्वल टू mc²। बेसिकली ये रिलेशन क्या था, दैट E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब जो भी मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो एक कांस्टेंट लगाया, दैट इज c²। इतनी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। क्या समझ में आ गई बात। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं तो ये एनर्जी मास रिलेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन both mass and energy are convertible to each other, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं मास और एनर्जी। चलिए ये तो हो गई एनर्जी मास रिलेशन। अब देखिए एक चीज क्या आ गया, मास डिफेक्ट। देखिए नाउ व्हाट इज दिस मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट होता क्या है। उसके लिए एक एग्जांपल लिया गया। वो एग्जांपल क्या लिया गया कि आप एक चीज सोचिए कि आपके पास ये एटम है, ठीक है, और एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि चार्ज के मामले में न्यूक्लियस के अंदर कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, तो वो सिर्फ प्रोटॉन कंट्रीब्यूशन दे रहा है, न्यूक्लियस का कोई कंट्रीब्यूशन, सॉरी न्यूट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो प्रोटॉन अगर कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो सारे प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे और ये कोशिश कर रहे होंगे कि एक दूसरे प्रोटॉन को पुश करके न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन फिर भी इनके रिपल्सिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के बावजूद भी ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलते हैं, न्यूक्लियस में ही मौजूद रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी जरूर है
जो एनर्जी इनको बाइंड करके रखती है। अब वो एनर्जी आती कहाँ से है वो देखिए मान लीजिए कोई आपके पास प्रोटॉन था, उस प्रोटॉन का जो मास था दैट वाज 100 ग्राम, ठीक है, इतना होता नहीं है वैसे, एक एग्जांपल ले लिया है। एक आपके पास न्यूट्रॉन था, इसका भी मास क्या 100 ग्राम, आपने इन दोनों को मिलाया, आपने क्या बना दिया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ा न्यूक्लियन ही तो कहलाता है। तो इसका जो मास आएगा दैट मास आना चाहिए 200 ग्राम, लेकिन ये आता है, ये आया 180 ग्राम। ऐसा क्यों हुआ कि ये जो मास आपने इन दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद ये जब दोनों जुड़े तो जोड़ने में कुछ एनर्जी रिलीज हुई। वो एनर्जी जो रिलीज हुई वो कहाँ से मिली, वो मास से मिली। तो इसका मतलब है कि ये जो 200 ग्राम मास था ये किसमें, सॉरी ये जो 200 माइनस 180 इज इक्वल टू 20 ग्राम, ये 20 ग्राम जो मास है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। किसको मास डिफेक्ट बोलेंगे, इस 20 ग्राम को, दिस इज मास डिफेक्ट। क्या समझ में आ गई बात। और ये जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और ये न्यूक्लियर एनर्जी ही इस न्यूक्लियस को प्रोटॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बचा के रखती है और प्रोटॉन्स को बाहर नहीं निकलने देती। आपने जब 11th क्लास में फोर्सेस का रेशियो पढ़ा था तो आपने देखा था कि वहाँ पे आप रेशियो लिखते थे तो 1 रेशियो आता था उसकी ग्रेविटेशन फोर्स का, देन 10 to the power 36 रेशियो आता था, 10 to the power दैट 36 टाइम्स होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन 10 to the power 38 टाइम्स होता था न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा होती है। और न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, न्यूक्लियस को बाइंड रखने का काम करती है, वो न्यूक्लियस को बाइंड रखती है। तो कितनी भी प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स लगती रहे वो न्यूक्लियस ब्रेकडाउन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक न्यूक्लियर एनर्जी इसमें लग रही है। क्या समझ में आ गई बात। तो देखिए हम मास डिफेक्ट को डिफाइन करते हैं। तो देखिए it is the difference in mass of nucleon and mass of proton plus neutron, ठीक है। दैट इज, अब मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से शो करते हैं, दैट इज मास ऑफ इसको मैं वैसे लिख देता हूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियन, दिस इज मास डिफेक्ट, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी विच यूज टू बाइंड द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इट वर्क्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स। चलिए, इट इज द एनर्जी, इट इज द न्यूक्लियर एनर्जी विच binds nucleus from electrostatic force of protons, ठीक है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज E इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही होगा, यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर, दिस इज E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया क्या, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड एनर्जी मास रिलेशन।